थोड़ा सा इधर हो जाए, 3 मिनट बाद। चलिए देखिए आप आज सर आप भी अपने यूथ को प्रमोट करना चाहिए। एक फीमेल की दो बनाओ उसके बाद मैं उनको पकड़ा हम अपने मेहमान खुशी को तकरीब में आमद पर खुशामदीद कहते हैं। प्लीज तारीख कोर्ट में मेहमान का इस्तकबाल के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के चेयरमैन सईद कमर रजा गिलानी साहब तशरीफ ला चुके हैं। थैंक यू। और इन तमाम डॉक्टर मलिक साहब का नाम नहीं, हमारा हर तरह का ताबन डॉक्टर मलिक साहब के साथ है और माशाल्लाह ही इज डूइंग एक्सीलेंट जॉब, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब एंड वी मस्ट सैल्यूट हिम। बिस्मिल्लाह सर। सर आपने जो उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और भी तौफीक दे। लेकिन जर्नलिस्टों के बिहाफ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना मनाएं। वो ये करना चाहूँगा आपसे कि अनफॉर्चुनेटली आपके भी 2-4 मखसूस किस्म के जर्नलिस्ट ही नजर आते हैं। हमारी मानचेस्टर की चीता कम्युनिटी है, उसको बुला के एक बहुत ही बाबरकत काम का आगाज भी किया है और उसके साथ साथ चेयरमैन OPF और वाइस चेयरमैन OPC और काउंसिल जनरल को बुला के एक मौका भी फराहम किया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी होती है कम्युनिटी के लिए कि अहले इक़्तिदार आपके पास आएँ और आप अपना माफ़ी ज़मीन बयान कर सकें। मैंने हमेशा कोशिश की है कि खुली कचहरियाँ जो हैं वो मुनक्कद की जाएं, जूम पे की जाएं, मुल्कों में जाके की जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह कमर रज़ा साहब गांव-गांव मुल्कों जा रहे हैं, जो कि खुशाइन बात है। इससे आप लोगों की राय हमवार करने में मदद मिलेगी, पाकिस्तान के लिए इमेज बेहतर करने के लिए मदद मिलेगी और जो रियासत और अवाम के दरमियान जो मुल्क से बाहर तल्लक है उसको भी आपको सीमेंट करने में मौका मिलेगा। पिछले कुछ साल मानचेस्टर के सहाफियों के साथ थोड़ा सा ये ऐड करता जाऊं कि ये सिर्फ सहाफी नहीं है, हमारे पीछे जी इशरात अली बेटा साहब बैठे हुए हैं। 5 साल से सर वो ओवर 5 साल से हो गए उन्हें वो खिदमत कर रहे हैं वहाँ की। हमारे मियां अमर अली साहब इधर बैठे हुए हैं, उन्होंने कोविड में सर NHS को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को जाके सर ये वहाँ पे फूड देते रहे हैं, बिरयानी खिलाते रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। कमर साहब आप खाना भी खाएं, लेकिन आपको याद होगा ब्रसेल्स में पीर मोहम्मद साहब ने वादा किया था मैनचेस्टर वो प्लीज आपने जो है वो पाइपलाइन में है। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई पर ही प्रॉमिस मी और मैंने इस प्रॉमिस को रिफ्रेश किया अभी रिसेंटली, तो इंशाल्लाह वादा आपसे लंदन में नहीं मैनचेस्टर में ही करेंगे। आप प्राइम मिनिस्टर तो पहले हैं सर, ये क़यादत का सबूत है। जर्मनी के साथ दोहरी शहरियत के माहे जैसे अमली और इनकलाबी इक़दामात से हज़ारों पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हुए हैं। पाकिस्तान में ओवरसीज़ का कन्वेंशन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की रसाई
मुमकिन बनाना और वजीर आजम हाउस में उन्हें स्टेट गेस्ट का बाकायदा तौर पर दर्जा दिलवाना, ये इसके लिए भरपूर तालियां बनती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने इस मनसब को मुतहरक और बावकार बनाने की संजीदा कोशिश की हैं, ताहम मसाइल की संगीनी इस बात की मुतकाजी है कि जदोजहद का ये सफ़र मज़ीद मजबूत और मौसर हो। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जो सालाना तकरीबन 44 अरब डॉलर का ज़र मुबादला वतन बेचते हैं, बदकिस्मती से अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं। कभी एयरपोर्ट पर तस्दीक होती है, कभी ऑफलोडिंग के नाम पर, कभी जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं, कभी झूठे मुकदमात फंसाए जाते हैं, कभी प्रोटेक्टर का कहा जाता है, कभी वीज़े के नाम पर तंग किया जाता है। तो मैं कुछ मुतालबात पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जायदाद। पहली बात तो ये सर, माफी चाहता हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अभी थोड़ी देर पहले चौधरी साहब ने भी बात की थी साथियों के बारे में। देखिए, हमें पूरा यहाँ अगर 100-150 बंदा बैठा है, तो अगर आप एक बात मिलियन ऑफ लोगों तक लेके जाते हैं, तो जो आपका काम है, जो आप कर रहे हैं, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी सफों में भी मुझे नंबर बता दें कि यार ये लिस्ट है, ये सर्टिफाइड जर्नलिस्ट है, तो हमारे सर आपको मैं नहीं तकलीफ करता, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैंने कभी तकलीफ नहीं। और अगर आप लिस्ट प्रोवाइड करें तो इंशाल्लाह मैं वादा आपसे घरों में अगर तकलीफ से 50 बोले की गुंजाइश में बात कर रहा हूँ, तो मैं साथी साहब को बुलाऊँ अपने घर में, तो 50 बोले 100 साथी है। चलिए सबको टर्न बाय टर्न दे। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ओवरसीज मैं कहूँगा OPF के जो है पाकिस्तान फाउंडेशन के चेयरमैन सईद कमर रजा साहब। बड़ी खूबसूरत बातें की आज इन्होंने और बहुत सारा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिरूनी मुल्क आबाद जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके मैं कहूँगा कि तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको एड्रेस कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको कहेंगे खुशामदीद मैनचेस्टर में, और इसके साथ साथ आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आज आपने इम्प्लीमेंटेशन बताई इसके बारे में जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ करें। सर देखें, वेराइटीज ऑफ थिंग है। अगर मैं लिस्ट शुरू करूँ तो लंबी है, बट मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ आपसे तो सबसे पहले ओवरसीज के लिए स्पेशल कोर्ट्स, उसके बाद जो पाकिस्तान में फाइलर और नॉन फाइलर और जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अब एज ए फाइलर तस्वर किया जा रहा है उनको, ठीक है सर। इसी तरीके से फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ओवरसीज को ऑनर किया जा रहा है। जो गुज़श्ता साल भी 15 लोगों ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑनर किया गया है, और इस तरह से ये सिलसिला हर साल जारी रहेगा। इस तरह से ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल कोटा यूनिवर्सिटीज़ में, मेडिकल कॉलेजों में, और इसी तरीके से सो ऑन फोर्थ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और आप देख रहे हैं सहूलत सेंटर बना है, ओवरसीज के लिए हर जगह पे बेहतरी और सहूलत की जा रही है। पूछना चाहते हैं कुछ आसिफ भाई? ठीक है जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान कौंसल जनरल जो है मैनचेस्टर से इम्तियाज़ फिरोज गोंदल साहब। बहुत सारी खिदमात हैं इनकी मुख्तसर से अरसे में, और कम्युनिटी बहुत खुश है। और आज जज्बा न्यूज़ की सालगिरह के मौके पर ये मौजूद है, तो इनसे पूछते हैं कि आज के इवेंट के लिहाज से और जनरली जो मैनचेस्टर की कम्युनिटी है इनके मुतालिक स्पेशली इनका क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जज्बा न्यूज़ की पूरी टीम को उनके 44th एनिवर्सरी की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जज्बा न्यूज़ की टीम माशाल्लाह पूरे यूरोप और यूके में बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रही है। मैनचेस्टर की कम्युनिटी माशाल्लाह मेरे ख्याल में दुनिया में हमारी कम्युनिटी जहाँ जहाँ पे भी है उनमें सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट और मुतहर्रिक कम्युनिटी है। बड़ी जिंदा दिल और बड़े ही पाकिस्तान लविंग कम्युनिटी है। एक पाकिस्तान के साथ मोहब्बत, यूनिटी यहाँ का खासा है। और सबसे बड़ी खूबी यहाँ की है कि हर एक चाहे वो जिस ग्रुप से हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से, रिलीजियस से हैं, एक दूसरे के इवेंट्स में इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे को खुशी गमी में इकट्ठे होते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है जो इन सबको एक खासा है और इनको पाकिस्तान के साथ मुत्तहिद रखती है। तो आज की जो स्पेशल महफिल थी, सैयद कमर रजा शाह साहब तशरीफ लाए थे। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के साथ एक इंटरेक्शन किया जिसमें वो जो डिफरेंट काम सर अंजाम दे रहे हैं
ان کے بارے میں انہوں نے بات کی, جو اوورسیز فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے اس کی بات, اس کی بریفنگ دی, اور جس طرح وہ اس کو فیوچر میں لے کے چلنا چاہ رہے ہیں اور اوورسیز کے پاکستانی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن اور پاکستان کے باقی سارے ادارے پوری طرح اس بات سے آگاہ ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کا ایسٹ ہیں اور ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا ایک پریورٹی ہے. بہت شکریہ کہ آپ ضرور سنیں. وہ یہ ہے کہ ابھی بات ہوئی محترم افضال بھٹی صاحب کی, خود امجد ملک صاحب, اور آپ کو جب بھی ہم نے دیکھا, جب آپ کے ہاتھوں میں یہ عہدے آئے پاکستانیوں کے, تو دیکھا کہ ادارے فعال ہو گئے, ایک دم سے یہ قانون بننا شروع ہو گئے, ایک دم سے اوورسیز پنجاب کمیشن جو ہے وہ باقاعدہ جائیدادوں کے قبضے چھڑانے کے لیے پہنچ چکا, ایک دم سے او پی ایف جو ہے وہ سیمینار کرنا شروع ہو گیا, وزیر اعظم تک پہنچا دیا, یعنی اسٹیٹ گیسٹ بنا دیا, 2 شریعت کروا دی, فون کے ٹیکس کے بارے میں آپ نے کام شروع کر دی. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب ہمیں موقع ملتا ہے, جب کسی اوورسیز کو موقع ملتا ہے تو وہ کرتا ہے کام, کر کے دکھاتا ہے. اور وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ میرے حقوق کی بات ہو رہی ہے, گاندھی نے شاید کہا تھا کہ اگر کسی جگہ پہ میرے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں تو وہ میرے لیے بات نہیں ہو رہی, میرے خلاف بات ہو رہی ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ حکومت کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جائے, اور یہ نون لیگ کے منشور میں بھی شامل ہے, کہ جو باقاعدہ طور پر اوورسیز کو باقاعدہ سیٹیں دی جائیں گی ان کی نمائندگی کے حوالے سے جن جن ممالک میں رہتے ہیں. تو یہ کام کب شروع ہوگا؟ چلے پرانی گورنمنٹ کا آپ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ جی مطلب ووٹ کا حق وہ کافی مشکل ہو جائے گا, لیکن یہ تو آپ کے منشور کا حصہ ہے کہ مخصوص نشستیں ہوں گی. کب وہ ملیں گی مخصوص نشستیں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب ہمیں مخصوص نشستیں ملیں گی تو ہم کام کرنا جانتے ہیں. آپ کی مثال ہمارے سامنے ہے, افضال بھٹی صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے, امجد ملک صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے. تو یہ یقین دلائیں حکومت کو کہ کوئی اور بھی اس طرح کے سید قمر رضا آئے تو بہت کام کریں گے. یہ بھرپور مطالبہ ہے میرا آپ سے. اور آپ کے حوالے سے میں یہی کہوں گا, آپ کو دعوت دینے سے پہلے کہ آپ کا تعارف یہی بنتا ہے کہ حیات لے کے چلے, کائنات لے کے چلے, چلے تو پھر سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلے. سید قمر رضا صاحب بھرپور تالیاں جناب, ان کو پتہ لگنا چاہیے کہ مانچسٹر میں آئے تھے اور لوگوں نے میرے سامنے مطالبات رکھے تھے. پہلے میرے بڑے بھائی آپ کو مانچسٹر میں ویلکم کرتے ہیں. میرا تو کویسچن نہیں ہے, سجیشن ہے, کیونکہ ہم آپ کی ٹیم کا حصہ ہیں اور آپ ہمارے مرشد بھی ہیں. ابھی آپ بڑا کامیاب پروگرامز کر کے آئے ہیں بارسلونا میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے, اسپیشلی برٹش بورن بچوں کے حوالے سے, ان کو ایک ایسا کولیبریشن بنائیں پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ, جیسا کہ ہالیڈیز پہ ہماری جو آج کل 99% جنریشن ہے وہ اٹلی جا رہی ہے, دبئی جا رہی ہے, باقی کنٹریز میں جا رہی ہے. تو وہ پاکستان میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ جو ہالیڈیز ہے وہ پاکستان میں اپنے ملک میں جائیں اور وہاں جا کے اپنا جو ہے ایک تو فیملیز کے ساتھ بھی ملیں. دوسرا اس طرح کے پروگرام جو آبویسلی آپ کے زیر غور آلریڈی بھی ہوں گے, کہ جیسے کہ کھیلوں کا ہو گیا, ایجوکیشن کا ہو گیا, تو اس میں بھی جتنا بھی کام ہو سکے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے. جوہری صاحب بہت شکریہ. آپ میرے, میں عمر میں تو میں بڑا ہوں پر ویسے میں آپ کو بڑا سمجھتا ہوں. دیکھیں جی, یہ اعلان ہے میری طرف سے, آپ قونصل جنرل صاحب کے ساتھ مل کر 25 بچے, 50 بچے, بچیاں, نوجوان, اسٹوڈنٹ آپ ریڈی کریں. پاکستان بھیجنا آپ کا کام ہے. ایئرپورٹ سے واپس ایئرپورٹ تک وہ بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے. ان کا ٹھہرانا, ان کا کھانا پینا, اور ان کو پرائم منسٹر ہاؤس میں دن گزارنا, ان کا پریزیڈنٹ ہاؤس میں دن گزارنا, ان کو پاکستان کی جو امپورٹنٹ جگہ ہے وہاں پہ گھمانا. یہ میری طرف سے اعلان ہے. آپ ہمیں نام بھیجیں, لسٹ بھیجیں, تو ہم آپ کے ساتھ اس پروگرام کو ٹائی اپ کرتے ہیں. بہت خوشحال بات. باقی جی جذبہ نیوز کو میری طرف سے ان کی 44th اینیورسری پہ بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جوہری صاحب, میں آپ سے جب پہلی دفعہ ملا تو آپ نے بہت میرے دل و دماغ پہ اثر انداز ہوئی آپ کی شخصیت, اور میں آپ کا بڑا مترف ہوں اور آپ پہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا یہاں آنے کا اور اتنے اہم لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا, ٹائم گزارنے کا. اتنی تعداد میں میری بہنیں یہاں پہ آئی ہیں, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں.
آپ کے ہمارے کیا نام ہے پیارا صاحب اعجاز پیارا صاحب بہت پیارے، نام بھی پیارا اور ہے بھی پیاری شخصیت ان کی، تو میں ان کے ساتھ ان ٹچ ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں میرا کام ہے اوورسیز پاکستانیوں کو امپاور کرنا، ان کی امپورٹنس کو جتانا، اور بس آپ کے پاس میں بتاتا چاہوں جرمنی میں ابھی ڈیٹ فائنل نہیں ہوئی، 12 13 14 15 کسی بھی ایک دن 2-3 دنوں تک ڈیٹ فائنل کریں گے، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں جرمن کمیونٹی کے درمیان ہوں گے، اور اگر کوئی بھی یہاں سے بھی بندہ آنا چاہے تو آئی لائک ٹو ویلکم دیم. تھینک یو ویری مچ. بہت ساری اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اور میرا یقین جانے کھانا یہی لوگ نہیں، آپ کھانا میرا سب کچھ یہی ہے، تو مجھے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر کے خوشی ہوتی ہے. ساری دنیا آپ کا دیکھ رہی تھی کہ آپ اسپین میں ہیں، لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ آپ پہنچ سکیں گے. آپ سوتے کب ہیں؟ تھکتے نہیں ہیں؟ تھینک یو ویری مچ سر. پلیز. بہت شکریہ، بہت شکریہ. محمود اسد چودھری صاحب اور آپ کی پوری ٹیم صاحب اور میرے سارے بہت آنریبل اوورسیز پاکستانی بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور میڈیا کے جو ستارے بیٹھے ہیں یہاں، سب کو میرا آپ سب کو محبت بھرا سلام. سمجھ نہیں آتی کہاں سے سٹارٹ کروں. بات یہ ہے جی کہ جو اوورسیز پاکستان کی معیشت کو کوئی ایڈریس کر سکتا ہے، پاکستان کو ادروائز کوئی بہتری اور بلندی کی طرف لے جا سکتا ہے، تو وہ اوورسیز پاکستانی سے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ہر سال 75 سے 80 بلین ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی انویسٹمنٹس چھوٹی، درمیانی، بڑی، اگر میں گننا شروع کروں ہفتے چاہیے مجھے اس کے لیے. صرف ایک نام لیتا ہوں، آپ بیسٹ گروپ کو دیکھ لیں، UBL بینک، cement factories, Nestle Cement, they are the #1 cement manufacturer in Pakistan. اس طرح سے پیکیجنگ، نیسلے پیکیجنگ، صرف ایک نام نہیں ہے. تو میرے جیسے چھوٹے والے بھی ہیں اور درمیانے لوگ بھی ہیں. تیسری بات، آپ لوگ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے. یہاں پر چاہے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے، کوئی سیکیورٹی کر رہا ہے، چاہے کوئی دکاندار ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی بزنس اونر ہے، کوئی میڈیا ہاؤس چلا رہا ہے، وہ سب سفیر ہیں پاکستان کے. آپ کو دیکھ کے لوگ پاکستان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں. پھر آپ لوگوں کی فلنتھراپی، آپ لوگوں کا جو چیریٹیبل کام ہے، غریب سے غریب آدمی نے بھی ایک گلا گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ جب تک $1 $1 1 ریال اس میں ڈال نہ دے اس کو تسلی نہیں ہوتی. ہر غریب سے غریب آدمی 2-4 گھر ساتھ لے کے چل رہا ہے. تو میں تو دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں. آپ وہ لوگ ہیں. یہاں ایک گزارش بھی کرتا چلوں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہم ایک قوم ہے پاکستانی. پاکستان کی عزت، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا وقار، پاکستان کی کامیابی، یہ سب ہماری کامیابی، ہمارا وقار، ہماری سربلندی ہے. آپ ایک کام چاہتے نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، آپ پاکستان پیسے ریمٹ کرتے ہیں. میری ایک ہی گزارش ہے آپ سے کہ آپ وہ پیسے خدا واسطے لیگل چینل سے لیں.
किसी भी चैनल से भेजें, वो पैसे पाकिस्तान में बैंक के थ्रू वसूल होने चाहिए। इस अमल से पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सकता है। इस वक्त जो पैसे आप लीगली भेज रहे हैं वो अराउंड 40 बिलियन है। लास्ट ईयर आपने 38.3 बिलियन भेजे हैं और इस साल वो 40+ बिलियन एस्टिमेटेड है। अगर हम ये 60 बिलियन तक ले जाएं तो हमारी इंपोर्ट है 56.5 बिलियन, तो हम सरप्लस हो जाता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज। कई लोग कहते हैं जी पैसे हमें भेजते हैं, सरकार को भेजते हैं, अपने घरों को भेजते हैं। तो मैंने उन साहब से सवाल किया, क्या ये जो एक्सपोर्टर हैं ये पैसे सरकार को दे देते हैं, ये पैसे आपको दे देते हैं, ये भी तो पैसे अपने पास रखते हैं। हमें चाहिए क्या, स्टेट को क्या चाहिए? स्टेट को चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, चाहे वो रेमिट्स के जरिए आए, चाहे वो एक्सपोर्ट के जरिए आए। और अगर आप इतने पैसे भेजेंगे, अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, हमारे नेशनल रिजर्व बढ़ेंगे, पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, तेजी से तरक्की करेगा। और अगर हमारी इंपोर्ट ज्यादा है और फॉरेन एक्सचेंज कम है तो हमें लोन लेना पड़ेगा, जो कि इस वक्त पाकिस्तान जिस सूरत हाल में है। OPF और OPC जैसे अदारे अमली तौर पर उनके पुष्पनाह हैं। डियर चेयरमैन, FIA का अदारा एक शुतरे बेमहार बन चुका हुआ है। बंदा एयरपोर्ट पहुंचता है तो उसे अचानक पता चलता है कि कोई नया नोटिस जारी हो गया है, और कभी कहते हैं कि प्रोटेक्टर लगवा के लाओ, कभी कहते हैं कि जी ऑफलोडिंग करनी पड़ेगी, कभी कहते हैं जी बकारी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बैगर्स का मसला बन गया है, कभी कहते हैं जी दुबई ने शिकायत कर दिया, कभी कहते हैं जी सऊदी अरब का मसला है, कभी कहते हैं कि इटली ने सियासी पनाह के केस बढ़ गए हैं तो उन्होंने मुतालबा कर दिया है। और ये फौरन नोटिस वैसे बनाता कौन है, इतनी जल्दी नोटिस तैयार हो जाता है, वो कहीं पे कंसल्ट नहीं होते किसी जगह पे। मुझे मौका मिला सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी की, बकायदा मैंने मीटिंग अटेंड किया ऑनलाइन, और मैंने वो सारे ब्यूरोक्रेट और सारे सेनेटर भी बैठे हुए थे। तो मेरा ये सवाल था कि जब ये आप इस तरह का कोई डिसीजन लेने लेते हैं तो किसको आप कंसल्ट करते हैं, किससे आप पूछते हैं? आप बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से पूछिए जो यहाँ पे रहते हैं, आप सैयद कमर रजा साहब से पूछें, आप यहाँ पे लोग जो मुतहर्रिक हैं, जो यहाँ पे सियासी जमातें जहाँ पे चला रहे हैं, राजा सजाद साहब हैं, अपना इतनी हमारी मीडिया की हस्तियां, डॉक्टर लियाकत मलिक साहब हैं, क्या इनको आप कंसल्ट करते हैं? कौन करता है ये कंसल्ट? ये प्लीज मेरा क्वेश्चन है, आप हुकूमत के सामने रखिएगा। और अगर ये कंसल्ट हो, अगर ये नोटिस जारी हो जाता है तो उसके बाद जितने लोगों के साथ ज्यादती होती है या मतलब उनको ऐसे फजूल में पकड़ा जाता है, क्या उनका कोई एहतसाब होता है, क्या कोई पकड़ा जाता है उनसे? मैं आपको सिंपल मिसाल दे सकता हूँ, यूरोप के मुल्कों में वो कहते हैं जी कि नोटिस आ गया कि 6 महीने से तुम ज्यादा रहे हो इसलिए तुम नहीं जा सकते। ऐसे बंदे हैं जिनकी जॉब छूट गई, जिनके काम छूट गए, जिनके कारोबार खत्म हो गए। ऐसा कोई कानून ही मौजूद नहीं था यूरोप में, और मैंने उनको बाकायदा लिख के भेजा कि ऐसा कोई कानून नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी चलो ठीक है, बड़ी स्ट्रगल की हमने पाकिस्तान ओवरसीज अलायंस फोरम के प्लेटफॉर्म पर, और वो लोग फिर फ्लाई करके आए, ठीक है वो फ्लाई करके आ गए। लेकिन जिनके साथ जो ज्यादती हुई, जिनके साथ जिनके काम छूट गए, जो अपनी फैमिली को नहीं पहुंच सके, जिनके बच्चों के स्कूल जो मिस हो गए, उनका जिम्मेदार कौन है? प्लीज इस हवाले से FIA के हवाले से मैं खसूसी तौर पर आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बारे में आप हमें कुछ जरूर बताएंगे। मैं ये चाहूंगा कि हर एयरपोर्ट पर OPF का मुतहर्रिक डेस्क होना चाहिए। अगर मुझे कोई वहां पर रोकता है तो मैं जाऊं उस डेस्क के ऊपर जाके बात करूं कि भाई मुझे क्यों रोका है, और कोई बंदा वहां पे मौजूद हो जो कहे कि चल मैं तेरे साथ चलता हूं और तेरी मदद करता हूं, वरना वही होगा जो शहबाज के साथ हुआ, स्पेन वाला 21 दिन एयरपोर्ट पे बैठा रहा, उसको किसी ने फ्लाई नहीं करने दिया। तो ओवरसीज का डेस्क जो है उसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा ओवरसीज में मौजूद सहाफ़ियों को पाकिस्तान में सहाफ़ियों के बराबर दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? उनके हकूक़ की आवाज़ कौन उठाएगा? जब यहाँ पे किसी तकरीब की ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान में पहले से मौजूद सहाफ़ी आ जाते हैं और यहाँ के सहाफ़ी बेचारे सिर्फ इवेंट की कवरेज करने तक रह जाते हैं। आज आपने एक किताब की रुनमाई में शिरकत की जो कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी की तालीफ है। समंदर पार बैठे ओवरसीज लिखारी, शायर, अदीब, इनको वहाँ पे कब पहचान मिलेगी कि ये भी पाकिस्तानी और ये भी उर्दू अदब की तख्लीक में हम किरदार अदा कर रहे हैं?
पाकिस्तान में 17 इम्तियाज दिया जाता है। 17 इम्तियाज हासिल करने वालों में इल्ला माशाल्लाह कुछ ऐसे नाम भी होते हैं जिनको सुनकर हैरानी होती है कि इनको किस वजह से 17 इम्तियाज मिल गया है। तो क्या यूरोप में मौजूद मैंने कहा कि इल्ला माशाल्लाह, यानी बहुत से लोग जो हैं, इल्ला माशाल्लाह का मतलब होता है कि बहुत से लोग हकदार भी हैं, उनको मिला है 17 इम्तियाज, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जब वो तारफ करवाते हैं तो उनके तारफ में सिर्फ यही होता है कि इन्हें 17 इम्तियाज मिला, वैसे उन्हें हम नहीं जानते होते कि ये कौन लोग हैं। तो ये इनकी शफाफियत कौन करता है, कौन से इदारे यहाँ पे भेजते हैं, क्या जो हमारे यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं, जो सफ़ीर हैं, वो इस पर वाकई को मेहनत करके भेजते हैं या तलकात बना लें किसी के साथ तो 17 इम्तियाज दिया जा सकता है। तो मतलब मैं नाम ले सकता हूँ, यहाँ हाल में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, अब किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी सब नाराज हो जाएंगे कि वो इतने प्रोग्राम उन्होंने करवाते हैं, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, शायरी को प्रमोट कर रहे हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, चैरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, सियासत को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो कब किसी की नज़रों में आएंगे, कौन सा जो सिग्नल ऑन होगा और वो लोग देखेंगे। यूरोप की बात की आपने, जज्बा न्यूज़ की देखा, पिछले 44 साल से हम जो है वो ओवरसीज को उनके मसाइल के हल के बारे में बता रहे हैं, भेज रहे हैं सारी चीज़ें। क्या जहाज प्यारा किसी के रेडार में नहीं आया, क्या जो अपना तारक शरीफ भट्टी साहब वो किसी के रेडार में नहीं आए, क्या जर्मनी में जो है देवना साहब वो किसी के रेडार में नहीं है। कौन डिसाइड करता है कि इस पर आप प्लीज़ बताइएगा। और ये एक तनकीदी सवाल नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि इस मैकेनिज्म को बेहतर तरीके से किया जाए और इसमें तमाम सफारत खानों को इस हवाले से किया जाए कि वो, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जाने की क्या ज़रूरत है। अगर कोई किसी सफ़ीर मोहतरम की नज़र में किसी का काम आ रहा है तो वो यहाँ पे भी सिलसिला शुरू कर सकता है कि जी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपके इस काम को जो है वो रिकग्नाइज करता हूँ। और आखिर में हर इंसान बारिश होता है, हर इंसान मुतासिर होता है, तो हम जो मर्जी कर लें, बाइस तो हम भी हैं। हजरत आज किबला शाह साहब इस मनसब में तशरीफ फरमा है, तो हम सदात को बहुत खुशी है अल्लाह ने आपको ये मनसब अता फरमाया और आप पूरे ओवरसीज़ की ज़ुबान बन के पूरी दुनिया में पैगाम देते हैं। अल्लाह पाक उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे लिए इस्लाह नफ्स का ज़रिया। The inauguration of the book, please. Can I also have on stage Dr. Liaquat Malik, Chairman of DM News English, and Ijaz Afzal, Chairman of the Press Club of Pakistan, please. Just to take a photo, please. Can everyone kindly please be seated? अच्छा चलो 1 2 3 को। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है मैनचेस्टर के एक मुकामी हाल में और यहाँ पे जो है बिल्कुल मेरे साथ ओपीसी ओवरसीज पंजाब कमीशन के वाइस चेयरमैन बैरिस्टर अमजद साहब मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे आज जो बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ जज्बा न्यूज़ की 44th एनिवर्सरी के ऊपर और साथ साथ में ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल के मुतालिक कैसी इनकी काविशें हैं और कहाँ तक पहुँची हैं। तो सबसे पहले आपको कहते हैं खुश आमदीद, कैसे हैं आप? शुक्रिया हमें और महमूद असगर चौधरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद है। उन्होंने जज्बा के प्लेटफॉर्म से आज कम्युनिटी को इकट्ठा किया है और खुशी की बात यह है कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स OPF एंड
ओवरसीज़ कमीशन की, जिसकी चेयरपर्सन मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, उसकी नुमाइंदगी है यहाँ। कौंसलेट ऑफिस से इम्तियाज़ फ़रोज़ गुंदल साहब यहाँ आए हैं और कम्युनिटी की चीदा चीदा शख्सियात यहाँ थी। इनका सपासनामा बहुत अच्छा था। जो लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, हमें 17 इम्तियाज़ मिलना चाहिए। यूके से इस तमाम ओहदे क्यों, गल्फ़ वालों को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है, और फैसिलिटेशन डेस्क बेहतर होने चाहिए, एयरपोर्ट पे आने जाने में सहूलियात बेहतर होनी चाहिए। तो मैंने इनको याद करवाया है कि यही हुकूमत है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, कि हमने मंशूर में जो कहा उसके ऊपर कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन में प्राइम मिनिस्टर ने 16 नुकाती एजेंडा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। मैं समझता हूँ थोड़ी सी चीज़ें रह गई होंगी, लेकिन आप वक़्त दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से हर एक बात पे अमल होगा। मैंने इनसे वादा किया है, ये अपने सपासनामे की कापी देंगे, मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को पेश करूँगा। हमारी यहाँ नॉर्थ वेस्ट की तमाम टीम, यूथ के हेड, हमारे नॉर्थ के हेड, हमारे सदर मैनचेस्टर के, हमारे मिनॉरिटीज़ के विंग के सदर, सारे लोग यहाँ आए हैं। ये इस बात की अक्कासी है कि हम आपके इस जज्बे को सपोर्ट करते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे लिए रोमिंग एम्बेसडर हैं, हमारे लिए बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त की दर्जा रखते हैं, और ये 35 से 40 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करते हैं। आप सिर्फ अगर अपने आप में इत्तेहाद पैदा कर लें तो ये 35-40 बिलियन 80 बिलियन हो सकता है। आप अगर इत्तेहाद पैदा कर लें तो ये आपकी 10 सीटें जो है, जो 2-3 साल बाद होनी है, 2-3 साल पहले हो सकती हैं। तो सिर्फ आप अपना पाकिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत रखें, किसी को भी उसमें आने ना दें। आपका पाकिस्तान का रिश्ता आपका और पाकिस्तान का रिश्ता है। आप कोशिश करें कि ये मजबूत रहे, अपने हाथ मजबूत रखें, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इसी तरह दरख्शंदा सितारे की तरह चमकता रहेगा। जिस तरह 10 मई को आपने दुश्मन को चारों शाने चत किया है, इसी तरह यूके, यूरोप, पूरी दुनिया में 80 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ इसी तरह धड़कते रहेंगे और उसको मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप देख रहे थे कि मेरे साथ बैरिस्टर अमजद मलिक जो हैं, बिल्कुल वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब कमीशन के मौजूद थे, और बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने की, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियां अता करे, और एक नारे के साथ कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद। देखते रहे और साथ निभाते रहे अपने मेज़बान मियां आमिर अली का। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। बाकी आपकी कॉपी कर। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक खास तकरीब के लिए, जिसमें हम नदीम ताहिर की किताब मेरे सरवरे कायनात के अबाव अजदाद की रूनुमाई कर रहे हैं। ये किताब एक अजीम इल्मी काम है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबाव अजदाद के बारे में मालूमात फराहम करती है। नदीम ताहिर ने नहायत नौजवानी में इस किताब को तहरीर करके हमें इल्म के एक नए तरीके से रोशनास करवाया। इनकी मेहनत और इल्म की जस्तजू काबिल तारीफ है। इस किताब का कवर डिजाइन करने का शरफ सिद्दीकी साहब मुझे भी हासिल हुआ है, तो मैं इनका बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आखिरत में इंशाअल्लाह ताला इनकी बख्शिश का जरिया बनाए। Thank you very much, Jazakallah khair, and I wish you very good luck in future life. It's not like my younger brother, it is my younger brother. नहायत नौजवानी सर, अभी ये हमारे हिसाब से तो ये सर नहायत नौजवान है। थैंक यू अमर भाई। स्टेज पर बुलाना चाहते हैं जिसने इस कम उम्री में एक बड़ा शाहकार सर अंजाम दिया है। आप सबकी तालियों में जनाब नदीम ताहिर स्टेज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीनो नाज़रीन, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये बरखुरदार आपको सलाम मोहब्बत पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम। और स्पेशल थैंक्स शाह साहब, सैयद कमर रजा शाह साहब, आपका और सीजी साहब, स्पेशली डॉक्टर हामिद फरूक बुहारी साहब, बड़े भाई आप सबका, और अमजद मलिक साहब, डॉक्टर लियाकत मलिक साहब, आप सब भाइयों का और ख़वातीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप
आज हमारे लिए यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो आज मैं आपको इस बुक जो मेरे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा-ओ-अजदाद हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये बुक क्यों लिखी और इसका जो मेरे ज़हन में ख्याल है वो कैसे आया। तो मैं मैट्रिक का तालिब इल्म था। मेरे गांव में एक प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मंजूर आसफ ताहिर अलैहिर्रहमा का खुसूसी बयान था और मैं उस महफिल में मौजूद था और उनका मौजू था मेरे सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा-ओ-अजदाद। तो वो मौजू इतना जानदार, इतना दिल को आया कि मैंने तालिब इल्मी के जोर में ये ख्याल किया कि मैं इस मौजू के ऊपर कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उसका आगाज मैंने मैट्रिक से ही कर लिया। तो ये एक ऐसा मौजू है कि इसके ऊपर बहुत कम लिखा गया है। तो उनका जो खुसूसी नुक्ता था वो ये था कि हमें जो पढ़ाया गया है कि ज़माना जो जहलियत है उसमें तमाम मुशरिकीन मक्का थे, तमाम जो है वो जाहिल थे, मुशरिक थे, बुतों के पुजारी थे। लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि उसी दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा-ओ-अजदाद थे। वो ना तो बुतों के पुजारी थे और ना ही मुशरिक थे और वो तो दीन इब्राहिमी पर थे और उनका एक मुकाम था। वो ज़माने के इतने बड़े वली थे कि उनकी जो अदाएं हैं, उनकी जो तहजीब है वो बाद में इस्लाम का हिस्सा बनी। तो उसमें जैसे आप हमें ऊँट है, ऊँट का जो गोश्त है वो पुरानी उम्मतों पर हराम था, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा-ओ-अजदाद में ऊँट हलाल था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब अकीका हुआ है तो उसमें ऊँट ज़िबा हुआ है। इसी तरह शराब है, शराब पुरानी उम्मतों पर हलाल थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा-ओ-अजदाद पर जो है वो शराब हराम थी। इसी तरह इस्लाम में भी जो है वो उसका सबर मिलता है कि वो सारी चीज़ें जो है ना उनके आबा-ओ-अजदाद से मिलती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा-ओ-अजदाद जो है वो ज़माने के बहुत बड़े वली थे और बाद तबकात तो उनके अहले ईमान होने पर शक करते हैं। तो आप सब बताएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम क्या है? अब्दुल्ला। तो जिसका नाम ही अब्दुल्ला और अब्दुल्ला का मतलब है कि अल्लाह का बंदा। तो इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को पता है कि अल्लाह है और अपने बेटे का नाम है वो रख रहे हैं अब्दुल्ला कि अल्लाह का बेटा, अल्लाह का बंदा। तो आगे उनके बेटे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इतने बड़े ज़माने के वली थे जो अल्लाह से भी आशना थे और उनकी अदाओं को और उनकी तहजीब को इस्लाम का हिस्सा बनाया गया है। तो इस टॉपिक के ऊपर जो है वो हमें मुझे मौका मिला कि मैं इसके ऊपर रिसर्च करूं और उस पर मैं ना तो आलिम हूँ और ना ही कोई इतना इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किए। तो ऐसे में मुझे उलमाए किराम की जो है वो ज़रूरत थी। तो सबसे बढ़कर जो मेरी हेल्प की है वो जिगर गोशा जनरल असद साहबजादा सैयद अली ताहिर और उसके बाद बड़े भाई साहबजादा प्रोफेसर डॉक्टर हामिद फरूक बुहारी साहब और मेरे चचा अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अजीम साहब और हाफिज अहमद रसूल गारगोनी साहब। इनको मैं रात के 2-2 बजे भी तहरीरें भेजता था और रिसर्च करता था कि क्या ये हवाला दुरुस्त है, इसको किताब में शामिल किया जाना चाहिए। तो इन साहब ने मेरी रहनुमाई की और ये किताब जो है वो पाया तकमील तक पहुंची। तो इसके साथ इस किताब को उर्दू में मैंने तहरीर किया और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सुफियान अहमद कुरैशी ने की और उसकी जो तरतीब और डिज़ाइन है वो नुमान अजीम मेरे बरादर निसरती हैं, उन्होंने इसको तरतीब दिया। और जैसे कि आमर भाई ने बताया कि इसका टाइटल जो है वो आमर खान ने इसको पसंद करवाया। तो इस तरह मैं ये किताब जो है वो एक पाया तकमील तक पहुंची है। और इसके बाद रहनुमाई का मरहला आता है तो वो खासा एक अलग से मरहला है जिसमें खासा वक्त दरकार होता है, खासा खर्च भी होता है। तो ऐसे में जज्बा न्यूज़ और महमूद असगर चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम ने आज ये मेरी रहनुमाई है उनके साथ जाती है, उनका मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज स्टेज पर आगे ये मोहब्बत रसूल पैदा करी पाए। थैंक यू।
शॉर्टेज है और जो जिम्मेदार हैं वो लेडीज का देखिए अगर पहली बात तो ये मैं हलफ कर सकता हूँ कि इधर देखें जी स्कूल में बच्चियों के स्कूल को लेके एक ट्रस्ट रन कर रहे हैं, ये भी कुछ तो अभी हमने खत लिखा हुआ है, मेरी दरख्वास्त होगी कौंसल जनरल साहब से कि जो जितने भी अच्छे एंटरटेनमेंट काउंसिल भाई रजिया चौधरी का दिल की अदा है सिर्फ नाथ काउंसिल के प्रेसिडेंट और वुमेन्स में माशाल्लाह और वेरी एक्टिव सोशल चले भाई देखिए इधर दिस कैन चले बहुत शानदार है और आज का बहुत ज्यादा खुशी हुई है तो वो चीज मसाइल को हल करने के लिए पहला कदम हुआ छुरी हलाओ ना